हाय स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन ई सेल, क्यू सी, ई नॉट सेल, के सी एंड डेल्टा जी नॉट ऑफ सेल। तो इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा था नस्ट इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू नस्ट इक्वेशन, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT by NF log concentration of product with the power of stoichiometric ratio by concentration of reactant with their power of stoichiometric ratio. This is Nast equation. जैसे अगर हम एक रिएक्शन लिखते हैं Cu2 plus Zn give Cu plus Zn2 plus. This is cell reaction. अब इस सेल रिएक्शन के लिए अगर हम देखें तो these are reactant and these are product. तो यहाँ प्रोडक्ट के जगह हम लिखेंगे Zn2 प्लस, क्योंकि कापर प्योर सॉलिड है और प्योर सॉलिड का कंसंट्रेशन 1 कंसिडर किया जाता है, और यहाँ पे जिंक प्योर सॉलिड है, इसका कंसंट्रेशन 1 होता है। तो कापर का लिखेंगे हम R के जगह और जिंक लिखेंगे P के जगह। X के प्लेस पे क्या लिखना है हमको? इन दोनों का कोफिशिएंट 1 है, यानी कि x और y 1 हो जाएगा। देखिए आप लोगों ने इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ा था एक टर्म QC। QC मीन्स रिएक्शन कोशेंट। रिएक्शन कोशेंट क्या होता है? दिस इज आल्सो रेशियो ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इसको हम लिख सकते हैं लाइक दिस, Cu2 प्लस इंटू Zn। अब यहाँ पे देखिए जिंक और कापर प्योर सॉलिड है, तो जिंक का कंसंट्रेशन और कापर का कंसंट्रेशन हमको कंसीडर करना है 1। जिंक आल्सो दोनों प्योर सॉलिड है, तो इनका कंसंट्रेशन हम 1 मानेंगे बिकॉज दीज आर प्योर सॉलिड। तो रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू हो जाएगी QC इक्वल टू Zn प्लस 2 बाई Cu2 प्लस। आप अगर इस रिएक्शन को रिवर्सिबल ऐसे कंसीडर करिए और यहाँ पे Kc फाइंड करिए, तो Kc की वैल्यू होती है सेम, यही होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ भी हम लिखेंगे Zn2 प्लस बाई Cu2 प्लस, बिकॉज यहाँ भी जिसका जो प्योर सॉलिड होता है उसका कंसंट्रेशन 1 कंसीडर किया जाता है। तो Kc और QC ऐसे हम लिखते हैं। अब ये इक्वेशन देखने से आपको लग रहा होगा कि Kc और QC में कोई डिफरेंस नहीं है, बट QC एंड Kc आर डिफरेंट। कैसे डिफरेंट हैं ये समझिए। आप लोगों ने क्लास 11th में इक्विलिब्रियम पढ़ा था। इक्विलिब्रियम चैप्टर में आपको बताया गया था कि जब फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट इक्वल हो जाता है तो रिवर्सिबल चेंज के इस स्टेट को कहते हैं हम इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट मीन्स द स्टेट ऑफ रिवर्सिबल चेंज in which rate of forward change become equal to the rate of backward change। जब फॉरवर्ड चेंज और बैकवर्ड चेंज का रेट इक्वल होगा तो जो स्टेट अटेंड करेगा रिएक्शन उसी स्टेट को कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम इज अ डायनेमिक बट स्टेबल स्टेट, मतलब रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट को अटेंड करना चाहता है क्योंकि ये स्टेबल स्टेट है। लेकिन ऐसा नहीं कि रिएक्शन यहाँ पे आके रुक जाता है। दिस इज डायनेमिक आल्सो। डायनेमिक क्यों है? क्योंकि फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन दोनों प्रोसीड कर रहा होता है और दोनों के प्रोसीड करने का रेट इक्वल होता है। तो अब देखिए इक्विलिब्रियम स्टेट में इस रेशियो को, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का जो रेशियो होता है, इस रेशियो को कहते हैं QC। बट अगर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम को अटेंड नहीं किया, यानी कि इनिशियली हमने मान लीजिए स्टार्ट किया, कापर प्लस 2 का सोल्यूशन लिया, उसमें जिंक ऐड कर दिया, अभी ये प्रोडक्ट नहीं बने हैं, तो ये रिएक्शन इनिशियल स्टेट में है। इनिशियल स्टेट में है तो ओनली फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोसीड करेगा। जब प्रोडक्ट बन जाएंगे उसके बाद बैकवर्ड रिएक्शन स्टार्ट होगा। तो इनिशियली फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट फास्ट और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट स्लो होता है, यानी कि ए रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं होता है, ए रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा होता है। जब दोनों के अमाउंट बन जाते हैं एक प्रॉपर अमाउंट, देन जब दोनों रिएक्शन का रेट इक्वल होता है तब ए इक्विलिब्रियम में आ जाता है। तो इक्विलिब्रियम के पहले या इक्विलिब्रियम के बाद भी ये रिएक्शन प्रोसीड कर सकता है। बिफोर इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट फास्ट होता है, अगर हम बैक साइड से इक्विलिब्रियम अटेंड करते हैं तो बैकवर्ड रिएक्शन का रेट फास्ट होता है। तो इस कंडीशन में ये रिएक्शन किसी भी स्टेज में हो, चाहे वो इक्विलिब्रियम में हो
या इक्विलिब्रियम स्टेज के पहले हो या इक्विलिब्रियम स्टेज के बाद हो, हर एक कंडीशन में इस रेशियो को QC कहते हैं। लेकिन जब ये इक्विलिब्रियम स्टेज में आ जाता है तब इस रेशियो को KC कहते हैं। दिस मीन्स एट इक्विलिब्रियम QC बिकम इक्वल टू KC। रिएक्शन क्वेश्चन बिकम इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्योंकि रिएक्शन क्वेश्चन की वैल्यू कांस्टेंट हो जाता है इक्विलिब्रियम स्टेज में आने के बाद। बिकॉज फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन का रेट इक्वल हो गया तो किसी भी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज नहीं होता है, ना किसी प्रोडक्ट का, इसलिए QC की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है। इसी को कहते हैं KC। KC इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो अब यहाँ पे आप लिख सकते हो ये इक्विलिब्रियम स्टेट में हो जाएगा Zn+2 बाई Cu2+, ये हो गया। ये ओनली इक्विलिब्रियम स्टेज में होगा, इक्विलिब्रियम में नहीं है तो ये रिएक्शन, इस रेशियो को रिएक्शन क्वोशिएंट कहेंगे QC। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इस रिएक्शन के लिए नस्ट इक्वेशन लिखें तो ये इक्वेशन हो जाएगा E सेल इक्वल टू E0 सेल माइनस 2.303 RT बाई NF log concentration of Zn2 plus by concentration of Cu2 plus. This is Nernst equation for this reaction. अब यहाँ पे देखिए अगर ये Nernst इक्वेशन है तो इस रेशियो को हम कह रहे हैं QC एट द एनी स्टेज ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन इक्विलिब्रियम में हो या ना हो, इसको हम कहते हैं QC। तो इसको आप लिख सकते हो E सेल इक्वल टू E0 सेल माइनस 2.303 RT बाई NF log QC। इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं हम, तो ये E सेल इक्वल टू E0 सेल माइनस 2.303, सॉरी यहाँ पे हम देखिए यहाँ पे हम ये 2.303 कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है, T को भी कांस्टेंट मान लेते हैं और F भी कांस्टेंट है। इन सब की वैल्यू जब पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू हो जाती है 0.059 और N की वैल्यू 2 आ जाएगी इस केस में। तो ये हो जाएगा, आप भी N ही लिख दीजिए, जनरलाइज फॉर्म रहेगा तो किसी भी इक्वेशन पे यूज कर सकते हैं, बाई N log QC। दिस इज रिलेशन बिटवीन QC एंड E सेल, QC E सेल एंड E0 सेल। अब देखिए जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में जाएगा तो QC और KC दोनों इक्वल हो जाएंगे। लेकिन जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेज में जाएगा तो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन का रेट इक्वल हो जाएगा। जब फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन का रेट इक्वल हो जाएगा तो सेल पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी 0। ये यहाँ पे लिखिए एट इक्विलिब्रियम E cell become 0 and QC become equal to KC। तो इक्विलिब्रियम स्टेज में आप QC के जगह KC लिख सकते हो और E सेल हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059 बाई N log KC। यहाँ से आप लिख सकते हो E0 सेल इक्वल टू 0.059 बाई N log KC। अगर आप इसको जनरलाइज्ड फॉर्म में नहीं लिखते हो, मतलब इसको सिंप्लीफाई नहीं करते हैं, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो E0 सेल इक्वल टू 2.303 RT बाई NF log KC। देखिए टेम्परेचर अगर हम 25 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, R, T और F तीनों की वैल्यू पुट कर देते हैं 25 डिग्री पे, तब हमको ये वैल्यू मिलता है। अगर टेम्परेचर क्वेश्चन में दिया है और दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम 25 तो आप इसको यूज करेंगे। अगर टेम्परेचर नहीं दिया है या टेम्परेचर गिवन है दैट इज़ 25, तब आप इस इक्वेशन को यूज कर सकते हो। देन अब देखिए G0 में कैसे रिलेशन हम फाइंड करेंगे, G0 और KC का रिलेशन कैसे फाइंड करेंगे। तो G0 का रिलेशन फाइंड करने के लिए हम देखेंगे यहाँ पे G0 और इलेक्ट्रिकल वर्क का रिलेशन। देखिए
हमको पता है कि जब भी हम वोल्टिक सेल बनाते हैं तो वोल्टिक सेल में क्या होता है, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज ऑफ द स्पॉन्टेनियस रिडक्स रिएक्शन डायरेक्टली कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी में। जो स्पॉन्टेनियस रिडक्स रिएक्शन वोल्टिक सेल में प्रोसीड करता है उस रिडक्स रिएक्शन का गिव्स फ्री एनर्जी चेंज डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिकल वर्क में। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिकल वर्क, या आप लिखो डेल्टा जी इक्वल टू इलेक्ट्रिकल वर्क, WE लिख दीजिए, WE मीन्स इलेक्ट्रिकल वर्क। अब यहाँ पे समझेंगे आप, डेल्टा जी जो है अगर सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली प्रोसीड कर रहा है तो डेल्टा जी जो है निगेटिव होता है, यानी कि जितना ज़्यादा गिव्स फ्री एनर्जी डिक्रीज होगा उतना ज़्यादा सेल वर्क करेगा। और इलेक्ट्रिकल वर्क की फार्मूला होता है, इलेक्ट्रिकल वर्क का फार्मूला है Q इंटू V। जैसे अगर दो टर्मिनल हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, दो इलेक्ट्रोड ऐसे यूज़ कर दीजिए, दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है और दोनों के बीच में चार्ज फ्लो कर रहा है, तो इस चार्ज के फ्लो होने से जो इलेक्ट्रिकल वर्क होगा वो इन दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज फ्लो के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। मतलब मान लीजिए इन दोनों के बीच में Q अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो किया और दोनों के बीच में V का पोटेंशियल डिफरेंस है, V वोल्ट का, तो V इंटू Q यहाँ पे हो जाएगा वर्क डन बाय दिस डिवाइस। तो अब ऐसे ही हम अगर इलेक्ट्रिकल सेल में देखते हैं, वोल्टिक सेल में, तो आप देखो वोल्टिक सेल कुछ ऐसे होता है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड और यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रोड, इन दोनों को हम ऐसे ज्वाइन करते हैं, यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाते हैं, तो वोल्ट मीटर की जो रीडिंग होती है यही रीडिंग होता है ई सेल। अब देखिए यहाँ पे दोनों टर्मिनल के बीच में जो वर्क डन होगा वो इस सेल के सेल पोटेंशियल यानी कि ई सेल और इन दोनों टर्मिनल के बीच फ्लो करने वाले इलेक्ट्रॉन के चार्ज के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ई सेल एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो अब आपको देखना है कितना अमाउंट यहाँ पे चार्ज का फ्लो करेगा। मान लीजिए ए रिएक्शन हो रहा है, तो ए रिएक्शन हो रहा है तो यहाँ पे फ्लो करेगा Q इक्वल टू NF अमाउंट ऑफ चार्ज। N इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड F इज द फैराडे कांस्टेंट। फैराडे कांस्टेंट जो होता है दिस इज 96500 कूलम। दिस इज चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो कूलम में होता है उसी वैल्यू को कहते हैं हम फैराडे कांस्टेंट, और फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू होती है 96500 कूलम। और यहाँ पे अगर n मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो किया इस वायर के थ्रू तो चार्ज फ्लो करेगा NF। अब हम नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आसानी से फाइंड कर सकते हैं बाई नोइंग द नंबर ऑफ मोल ऑफ कॉपर एंड जिंक। 1 मोल कॉपर के रिडक्शन के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए और 1 मोल जिंक के ऑक्सीडेशन के लिए भी, यानी कि 1 मोल रिएक्शन होता है तो 1 मोल रिएक्शन के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अगर हमको रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का अमाउंट पता है तो हम आसानी से नंबर ऑफ मोल डिटरमाइन कर सकते हैं, और रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का अमाउंट एक्सपेरिमेंटली फाइंड करना पॉसिबल है। तो एक्सपेरिमेंटली इनका अमाउंट फाइंड करेंगे और उसके बेसिस पे नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट किया जा सकता है। आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, तो आपको नंबर ऑफ मोल पता है तो चार्ज कितना फ्लो किया है डिटरमाइन कर सकते हो, और दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में वोल्ट मीटर लगा देंगे तो आपको मिल जाएगा सेल पोटेंशियल। जो सेल पोटेंशियल यानी कि V की जो वैल्यू है इसी को हम कहते हैं सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल देन आप यहाँ पे लिख सकते हो W इक्वल टू QV होता है, तो डेल्टा G इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए माइनस डेल्टा G इक्वल टू Q की वैल्यू हो जाएगा E सेल और V की वैल्यू है NF। देन आप इसको लिख सकते हो डेल्टा G इक्वल टू माइनस E सेल इंटू NF, ये हो जाएगा। अब यहाँ से आप डेल्टा G नॉट इक्वल टू माइनस NF E नॉट भी लिख सकते हैं। डेल्टा G नॉट सेल इक्वल टू माइनस NF E नॉट सेल। अब देखिए अगर हम ये वैल्यू E नॉट की वैल्यू यहाँ से देखें तो E नॉट सेल इक्वल टू डेल्टा G नॉट बाई NF, ये आ जाएगा। E नॉट सेल इक्वल टू माइनस डेल्टा G नॉट बाई NF। इस वैल्यू को आप पुट कर दीजिए इस फार्मूले में।
इस फार्मूले में ई नॉट की वैल्यू हम ई नॉट सेल इक्वल टू पुट करने जा रहे हैं डेल्टा जी नॉट बाई एन एफ। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा जी नॉट बाई माइनस डेल्टा जी नॉट बाई एन एफ इक्वल टू 2.303 आर टी बाई एन एफ लॉग के सी। देन ए एन एफ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हमको मिल जाएगा डेल्टा जी नॉट, दिस इज जी नॉट, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग के सी। ये इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ा हुआ क्लास 11th में थर्मोडायनेमिक्स में, सॉरी इक्विलिब्रियम में। तो देखिए यहाँ पे हम ई नॉट सेल क्यू सी ई सेल क्यू सी ई नॉट सेल के सी एंड डेल्टा जी नॉट का रिलेशन पढ़े। अब देखिए अगर आपको किसी क्वेश्चन में डेल्टा जी नॉट गिवन है, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू गिवन है और ई नॉट सेल पूछ रहा है, तो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो। डेल्टा जी नॉट गिवन है और ई नॉट सेल पूछ रहा है तो आप इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हो। या आपको डेल्टा जी नॉट दिया है, ई नॉट पूछ रहा है, तो आप इस फार्मूले से के सी फाइंड कर लो और के सी की वैल्यू यहाँ पुट करके फिर से ई नॉट फाइंड कर सकते हैं। हम दोनों मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपको दिया क्या है, आपको दिया है ई नॉट सेल, सॉरी डेल्टा जी नॉट सेल, डेल्टा जी नॉट सेल दिया तो आप डायरेक्टली ई नॉट सेल आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो। या फिर आपको डेल्टा जी नॉट दिया है तो आप इस इक्वेशन का यूज करके के सी डिटरमाइन कर लो पहले और के सी की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो ई नॉट सेल मिल जाएगा। तो इस तरह से दोनों तरीका यूज करके आप डेल्टा जी नॉट दिया है तो ई नॉट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, या ई नॉट दिया है तो डेल्टा जी नॉट भी फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको ई नॉट दिया है तो डेल्टा जी नॉट फाइंड करना है, यहाँ से कर लीजिए, या ई नॉट से आप के सी फाइंड करो और के सी की वैल्यू यहाँ पुट करके डेल्टा जी नॉट फाइंड करो। दोनों तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगर आपको दिया हुआ है के सी की वैल्यू और फाइंड करना है डेल्टा जी नॉट ऑफ द सेल, तो आप के सी से ई नॉट फाइंड करके ई नॉट की वैल्यू यहाँ पुट करके डेल्टा जी निकाल सकते हैं, या फिर आप के सी की वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पुट करिए और यहाँ से जी नॉट कैलकुलेट कर लीजिए। मतलब इस तरह का जो भी क्वेश्चन होगा उसका दो मेथड आपको यहाँ पे मिल जाएगा आराम से। तो आई होप आप लोग इस तरह के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कुछ एग्जांपल। फर्स्ट इज कैलकुलेट द डेल्टा जी नॉट ऑफ द रिएक्शन। ये आपको रिएक्शन दिया है मैग्नीशियम सॉलिड प्लस कॉपर आयन गिव मैग्नीशियम आयन प्लस कॉपर सॉलिड। इस रिएक्शन का ई नॉट सेल भी गिवन है, आपसे पूछ रहा है जी नॉट सेल फाइंड करने के लिए। दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल। तो आप सीधे सीधे ए वाला इक्वेशन यूज कर दीजिए, या तो एक और तरीका हमने आपको बताया था, आपको डेल्टा जी नॉट फाइंड करना, ई नॉट सेल दिया है तो आप ई नॉट सेल से के सी निकालो पहले और के सी से डेल्टा जी निकालो। तो यहाँ पे 2 स्टेप कैलकुलेशन हो जाएगा और इस इक्वेशन से हम डायरेक्टली कर सकते हैं। तो आपको डेल्टा जी नॉट फाइंड करना, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस, यहाँ पे देखिए एन की वैल्यू कितना होगा, कॉपर आयन से कॉपर बनने में 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और मैग्नीशियम से मैग्नीशियम आयन बनने में 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, यानी कि एन की वैल्यू है 2। एफ इज 96500 एंड ई नॉट सेल इज गिवन दैट इज 2.71। तो आपको डायरेक्टली कैलकुलेशन करना है, यहाँ पे ओनली कैलकुलेशन कर लेंगे आप लोग, ये वैल्यू आ जाएगा 523.03 किलो जूल पर मोल। ये वैल्यू आपको मिलेगा आफ्टर कैलकुलेशन। तो ये बिल्कुल सिंपल है। आपको क्या दे दिया, आपको ई नॉट सेल दे दिया, जी नॉट सेल पूछ रहा है। बस यहाँ पे कंफ्यूजन कहाँ हो सकता है, एन की वैल्यू में। ये तो बिल्कुल सिंपल इक्वेशन था, तो एन की वैल्यू 2 है। अगर कहीं आपको ऐसा इक्वेशन दिया है जिसको बैलेंस करने का, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कॉपर दिया और यहाँ पे दे देता अगर क्रोमियम, और यहाँ पे बनता क्रोमियम थर्ड आयन Cr3+, तो एन की वैल्यू डिटरमाइन करने में क्या करना पड़ता है, आपको बैलेंस करना पड़ता, क्योंकि क्रोमियम से क्रोमियम +3 बनने में 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा और Cu से Cu2+ बनने में 2 इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। तो यहाँ पे गेन 2 का लॉस 3 का हो रहा है, तो यहाँ 3 से और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना होता है आपको, तब ये बैलेंस होता, गेन एंड लॉस बैलेंस होता, तब एन की वैल्यू 6 हो जाती है। अब देखिए ओवरऑल 6 इलेक्ट्रॉन का गेन और 6 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, तो एन की वैल्यू हो जाएगा 6। तो ऐसे केस में ध्यान देंगे आपको एन की वैल्यू एक्यूरेट कैलकुलेट करने आना चाहिए, तभी आप सॉल्व कर पाओगे। सेकेंड देखिए, आपको ई नॉट सेल कैलकुलेट करना है, जिंक कॉपर सेल जो अभी अपने एग्जांपल बताया था, इसी सेल का ई नॉट निकालना है और सेल का सेल पोटेंशियल, सॉरी ई नॉट सेल दिया हुआ है, आपको कैलकुलेट क्या करना है, के सी ऑफ रिएक्शन।
केसी ऑफ रिएक्शन। तो आपका रिएक्शन देखिए क्या है, जिंक कॉपर है ना, तो कॉपर का रिडक्शन और जिंक का ऑक्सीडेशन होने वाला है। जिंक का ऑक्सीडेशन एंड कॉपर का रिडक्शन, ये हो गया। ये रिवर्सिबल ऐसे लिख दीजिए। आपको केसी की वैल्यू फाइंड करनी है। ई नॉट सेल दिया है, तो आपको पता है ई नॉट सेल इक्वल टू, हाँ पहले फार्मूला देखेंगे। ई नॉट सेल और केसी का डायरेक्ट रिलेशन है क्या कोई? ई नॉट सेल इक्वल टू माइनस 2.303 RT log केसी। यहाँ से हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं, या तो फिर आपको ई नॉट सेल दिया है तो आप ई नॉट सेल से डेल्टा जी निकालिए और फिर डेल्टा जी से केसी फाइंड कर सकते हैं। डेल्टा जी नॉट से भी हम केसी फाइंड कर सकते हैं। तो बेटर होगा हम डायरेक्टली इसको सॉल्व करें। तो यहाँ पे देखिए आपको केसी निकालना है, तो लॉग केसी इक्वल टू हो जाएगा, लॉग केसी इक्वल टू ई नॉट सेल बाई 2.303 RT, ये वैल्यू मिलेगा आपको। और केसी की वैल्यू अगर आपको निकालना है तो केसी इक्वल टू हो जाएगा एंटी लॉग ई नॉट सेल बाई 2.303 RT। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए आप। ई नॉट सेल कितना है? 1.1 बाई, सॉरी दिस इज एंटी लॉग 1.1 बाई 2.303 इंटू आर की वैल्यू कितनी होगी? वैल्यू ऑफ आर, ये वैल्यू आप पुट कर सकते हो 8.314 जूल में। अगर ये पुट करेंगे आप तो आपको जूल पर मोल में मिलेगा वैल्यू। अगर आप 8.314 इंटू 10⁻³ पुट करते हैं तो किलो जूल में वैल्यू मिल जाएगा आपको। इंटू टी की वैल्यू कितना है? 25 डिग्री है, 298 केल्विन दिया है, इंटू 298। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा केसी इक्वल टू 1.94 इंटू 10⁻37। आफ्टर कैलकुलेशन ये वैल्यू आपको मिलेगा। बट यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि इसको कैलकुलेट करके इसका एंटी लॉग टेबल से वैल्यू देखेंगे तब आपको ये मिलेगा। नेक्स्ट देखिए थर्ड, इसमें क्या किया, आपको कैलकुलेट करना EMF ऑफ द सेल एंड डेल्टा जी ऑफ द सेल 25 डिग्री सेल्सियस पे। आपको सेल रिप्रेजेंट करके दिया हुआ, यानी कि जिंक एनोड और कैडमियम का कैथोड है। जिंक में आपका इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में जिंक आयन का कंसंट्रेशन है 0.004 मोल पर लीटर, और कैडमियम इलेक्ट्रोड में जो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है उसमें कैडमियम आयन का कंसंट्रेशन है 0.2 मोल पर लीटर। आपको दोनों का ई नॉट सेल गिवन है, कैडमियम का भी स्टैंडर्ड रेडिएशन पोटेंशियल और जिंक का भी, दोनों गिवन है। तो आप यहाँ से सबसे पहले फाइंड कर लो ई नॉट सेल। ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ई नॉट कैथोड कौन है? कैडमियम, इसकी वैल्यू है -0.403 माइनस ई नॉट एनोड है 0.763 वोल्ट। तो ये हो जाएगा 0.763 माइनस 0.403। इसको माइनस करेंगे आप तो ये मिल गया आपको 0.36 वोल्ट। ई नॉट सेल इज 0.36 वोल्ट। अब आपको ई सेल फाइंड कर लेना। तो ई सेल फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे? नर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे। ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई n लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब यहाँ पे देखिए, आप इसके लिए सेल रिएक्शन के बाद लिख दीजिए, ये है जिंक और यहाँ पे रिएक्टेंट है कैडमियम +2। इससे क्या बन रहा है? कैडमियम प्लस जिंक +2, ये बन रहा है। तो प्रोडक्ट के साइड में जो आयन है दैट इज जिंक +2 बाई कैडमियम, रिएक्टेंट साइड में है Cd+2। दिस इज द
सेल रिएक्शन एंड प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, दोनों का कंसंट्रेशन गिवन ऑलरेडी, तो ये हो जाएगा ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल इज 0.36 माइनस 0.059 बाई एन की वैल्यू है 2 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ जिंक कितना है 0.004, या आप इसको लिख सकते हैं 0.4 इंटू 10⁻³ बाई 0.2, तो 0.2 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये 2 जा कैंसिल हो जाएगा। देन इसको आप कह सकते हो ई सेल इक्वल टू 0.36 माइनस 0.059 बाई 2 इंटू लॉग 2 इंटू 10⁻³ तो 2 इंटू 10⁻³ का लॉग वैल्यू देख लेंगे, और ये लॉग वैल्यू आ जाएगा आपका 0.966699। ओके, इसको आप लोग देख लेंगे टेबल से। तो ये वैल्यू हो गया आपका ई सेल। ई सेल यहाँ पे लॉग वैल्यू देख के मल्टीप्लाई करना मान लिया आपको, और मल्टीप्लाई करने का जो वैल्यू आएगा उसी को यहाँ से माइनस करना है। ये वैल्यू आपको मिल जाएगा 0.84, सॉरी आपको ई सेल निकालना ना, ई सेल 0.44 मिलेगा आपको, ई सेल विल बी 0.44 वोल्ट। यहाँ से आपको ई सेल मिल गया। अभी आपको यहाँ पे डेल्टा जी भी निकालना है, तो डेल्टा जी निकालने के लिए क्या करेंगे हम, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। ई सेल 0.44 वोल्ट मिल गया, एन की वैल्यू 2 है, तो -2 इंटू 96500 इंटू 0.44, तो यहाँ से आप सॉल्व कर लेंगे ई सेल, और ई सेल की वैल्यू आपकी मिल जाएगी 84.03 किलोजूल पर मोल, किलोजूल पर मोल। तो दिस इज डेल्टा जी ऑफ द सेल। देखो, अगर आपको कंसंट्रेशन गिवन है और ई नॉट सेल गिवन है, तो आप पहले ई सेल डिटरमाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ नस्ट इक्वेशन, देन आफ्टर ई सेल की वैल्यू यहाँ पुट करके आप डेल्टा जी निकाल लेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे अब एनसीईआरटी में, जो भी बाकी क्वेश्चन इस तरह के दिए होंगे।